आज हम मास और वेट, द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले द्रव्यमान, मास। तो किसी वस्तु में जितना मैटर होता है, किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। दूसरी, द्रव्यमान हर स्थान पे स्थिर रहता है, बदलता नहीं। और द्रव्यमान की हम इकाइयाँ देखें तो तीनों प्रणालियों में, CGS, FPS और MKS में क्रमशः ग्राम, पौंड और किलोग्राम है। सेकंड है वेट, भार। भार से तात्पर्य पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ जिस बल से आकर्षित करती है, वो उस वस्तु का भार कहलाता है। अब भार क्या है? जगह के अनुसार, स्थान के अनुसार बदलता रहता है। पृथ्वी से ऊंचाई की तरफ जाओगे तो भार कम हो जाता है, और पृथ्वी से गहराई की तरफ, नीचे की तरफ जाएंगे तो भार बढ़ जाता है। भार W बराबर mg, m का मतलब मास और g का मतलब गुरुत्वीकरण होता है। अब इनकी जो भार की इकाई होती है, W बराबर mg के अनुसार तीनों पद्धतियों में क्रमशः डाइन, पाउंडल और न्यूटन होती है। अब हम इस तुलनात्मक देख लेते हैं द्रव्यमान और भार के बारे में। तो द्रव्यमान किसी वस्तु में जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, वो द्रव्यमान कहलाता है। पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, वो भार कहलाता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है तो भार बदलता रहता है। द्रव्यमान को साधारण तुला से मापते हैं तो भार को कमानीदार तुला से मापते हैं। द्रव्यमान की जो इकाई होती है ग्राम, पौंड और किलोग्राम होती है। इसकी इकाई होती है डाइन, पाउंडल और न्यूटन होती है। द्रव में डुबोने पर जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है, और जबकि द्रव में डुबोने पर भार में कमी हो जाती है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है तो भार एक सदिश राशि है। ठीक है, ये इनकी तुलना हो गई। अब हम पढ़ेंगे घनत्व। तो घनत्व होता है, ये एक दो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व से अर्थ है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी D बराबर m बटे v। तो किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान को, किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। और घनत्व की जो इकाई होती है, CGS पद्धति में ग्राम पर घन सेमी, FPS पद्धति में पौंड प्रति घन फुट, और MKS पद्धति में किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। तो ये घनत्व के बारे में हो गया। अब हम इसके बाद आपेक्षिक घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। आपेक्षिक घनत्व, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, ये एक अनुपात होता है वस्तु का घनत्व ऑब्लिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। इसको विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये अनुपात होने की वजह से इसकी कोई इकाई नहीं होती। अब हम घनत्व और आपेक्षिक घनत्व के बारे में तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। नंबर 1, घनत्व प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान को, किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। जबकि आपेक्षिक घनत्व किसी वस्तु का घनत्व का पानी के साथ तुलना की गई, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी का घनत्व से तुलना की, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। दूसरी चीज, घनत्व की इकाई CGS प्रणाली में ग्राम प्रति घन सेमी, FPS प्रणाली में फुट, FPS प्रणाली में पौंड प्रति घन फुट, FPS प्रणाली में पौंड प्रति घन फुट और MKS प्रणाली में किग्रा प्रति घन मीटर होती है। जबकि इसकी आपेक्षिक घनत्व अनुपात होने की वजह से इसकी कोई इकाई नहीं होती है। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और ये जो होता है वो वस्तु का घनत्व
बटे 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का घनत्व। अब दूसरी चीज, जल का जो घनत्व होता है वो CGS प्रणाली में 1 ग्राम पर घन सेमी होता है और MKS प्रणाली में 1000 किग्रा प्रति घन मीटर होता है। ठीक है, MKS प्रणाली में 1000 किग्रा प्रति घन मीटर होती है। अब हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज ने बताया कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है। और ये जो भार में कमी इस वजह से होती है कि वस्तु का जितना आयतन पानी में डूबता है उतने आयतन का पानी वो हटाती है। तो ये हटाए गए द्रव का जो भार होता है वो उस वस्तु पर ऊपर की तरफ उछाल के रूप में काम करता है। तो इस वजह से उसके भार में कमी हो जाती है। तो ये वस्तु को जब डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर की तरफ उछाल बल कार्य करता है। और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बटे द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का हवा में भार और बटे पदार्थ का हवा में भार माइनस पदार्थ का द्रव में भार। तो ये पूरा सूत्र है। तो इसके आधार पर हम आपेक्षिक घनत्व द्रव का, ठोस का आदि निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, तो अब ठोस का आपेक्षिक घनत्व निकालने को तो बता दें W1/W1 - W2। अब ये द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए द्रव का ठोस में भार में कमी, द्रव में ठोस के भार में कमी, यानी जो लिक्विड आप काम में ले रहे हो, यानी जो द्रव लिया जा रहा है उसके अंदर ठोस को डुबाया जाए तो जो भार में कमी होती है बटे पानी में ठोस को डुबाया जाए तो उसमें भार में कमी होती है। यानी W1 ठोस को में हवा में भार है और W2 ठोस का पानी में भार है और W3 ठोस का द्रव में भार है। इस प्रकार द्रव का आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा W1 - W3 और W1 - W2, यानी कि द्रव में ठोस के भार में कमी बटे पानी में ठोस में भार में कमी। तो ये जो कमी होती है, भार में कमी जो हो रही है वही उछाल होता है। इसको और ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द्रव के अंदर ठोस के ऊपर कार्य करने वाला उछाल और पानी के अंदर ठोस पर कार्य करने वाला उछाल, इन दोनों का अनुपात भी हम कह सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पलवन का सिद्धांत। इसको हम लॉ ऑफ फ्लटेशन कहते हैं। तो पलवन का सिद्धांत एक तरह से तैरने का नियम होते हैं। उसके अंदर जैसे W1 वस्तु का हवा में भार है और जब वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके ऊपर उछाल जो अपवर्ड थ्रस्ट जो कार्य करता है, यानी वस्तु जो द्रव को हटाती है इक्वल वॉल्यूम का, उसी वॉल्यूम इक्वल जो वेट ऊपर की तरफ जो उछाल कार्य करता है वो W2 है। अब इस स्थिति में ये है कि W1 - W2 बराबर 0 है, यानी कि जितना वस्तु का वजन है उतना ही उछाल है। तो वस्तु कठिनता से तैरेगी, मतलब इक्वलिटी में रहेगी, इतनी व्यवस्थित नहीं तैर पाएगी, तो वह कठिनाई से तैरेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि W2 है जो उछाल है वो ज़्यादा है, यानी वस्तु के वो उछाल ऊपर की तरफ वो ज़्यादा है तो वस्तु आराम से तैरेगी और ये तैरने में सहायक होगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो वस्तु का वेट है वो उसके उछाल से ज़्यादा है तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। तो ये 3 कंडीशंस होती है वो तैरने की। ये वस्तु है जो पानी के ऊपर है, उस पर अपवर्ड थ्रस्ट W2 कार्य करता है और W2 ज़्यादा होगा W1 से तो वस्तु तैरेगी, और अगर W2 कम होगा W1 से
तो वस्तु डूब जाएगी, और दोनों बराबर होंगे तो वस्तु कठिनाई से तैरेगी। तो ये तैरने के नियम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्प्लावकता। तो उत्प्लावकता बायोनॉसी उसको बोलते हैं। तो एक तरह से जब वस्तु को पानी में या लिक्विड में कोई वस्तु को डुबाया जाता है तो वो पानी को हटाती है, तो इस तरह से उसके ऊपर हटा हुआ जो पानी का वजन के बराबर उछाल कार्य करता है। तो ये उछाल का जो संयुक्त परिणाम होता है उसको हम उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है। उत्प्लावकता के उदाहरण के रूप में देखिए, पानी में तैरता हुआ लोहे का जहाज, लोहे का भारी जहाज। लोहे का भारी जहाज खोखला होता है, और जब वो पानी पर तैरता है तो अपने भार से अधिक पानी हटाता है, और इस तरह से उसके ऊपर जो उत्प्लावकता है ऊपर की तरफ ज़्यादा कार्य करती है। तो जो उत्प्लावकता है लोहे के जहाज पर वो ज़्यादा कार्य करती है। तो ये जो अपने भार से भी ज़्यादा पानी को हटाता है, खोखला होता है उस वजह से। तो जो उत्प्लावकता अधिक होने की वजह से लोहे का भारी जहाज जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। दूसरी चीज, दूसरा उदाहरण है बर्फ पानी पर तैरती है। तो जमा हुआ जो बर्फ होता है उसका आयतन 9% ज़्यादा होता है। इस वजह से बर्फ का घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन बढ़ने से बर्फ का घनत्व है कम हो जाता है पानी से, और यही कारण है कि इसी वजह से बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है। जीवन रक्षक पेटिया से मतलब है रिंगे जो रबड़ की होती है, उसके अंदर जब हवा भर दी जाती है तो उसका आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये अपने वजन से ज़्यादा पानी हटाती है, और इस तरह से क्या है कि तैरने में सहायक होती है। तो जीवन ये जो उसके अंदर उसका वजन तो हल्का होता है, आयतन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ज़्यादा पानी हटाती है। तो इस वजह से ये इसके मनुष्य वगैरह उसके पकड़ करके ये तैरने में सहायक होती है। तो ये जीवन रक्षक पेटियाँ होती है, उसके भी यही काम। कुछ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करेंगे। पहले पारे का द्रव्यमान 136 ग्राम है और पारे का आपेक्षिक घनत्व 13.6 ग्राम है। तो पारे का आयतन ज्ञात करें। तो इसके लिए भी पढ़ा था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो आयतन हमें निकालना था, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा, और द्रव्यमान दे रखा 136 और घनत्व दे रखा 13.6। तो ये सॉल्व करने पर 136 में 13.6 का भाग देंगे 10 है, 10 घन सेमी। ठीक है। पारे का आपेक्षिक घनत्व है 13.6 ग्राम पर घन सेमी। तो इसका आयतन आ जाएगा पारे का 10 घन सेमी। एक सेकेंड इस तरह से ही सवाल है कि धातु के एक टुकड़े का हवा में भार 100 ग्राम, द्रव में भार 80 ग्राम, द्रव का आपेक्षिक घनत्व 0.8 है। तो धातु के टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करो, क्योंकि यहाँ द्रव दिया है, इसलिए जब धातु का टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व है तो नीचे भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व आएगा, और W1 माइनस W2। तो धातु का आपेक्षिक घनत्व हमें निकालना है। W1 कितना है 100, और 100 माइनस 80 मल्टीप्लाई 0.8, ये द्रव का आपेक्षिक घनत्व। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100/20 मल्टीप्लाई 8 और 5 × 0.8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4। तो धातु के टुकड़े का आपेक्षिक घनत्व आ जाएगा 4। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हुआ, क्योंकि इसमें द्रव का आपेक्षिक घनत्व दे रखा है। तो जो राइट हैंड साइड में जो सॉल्यूशन होगा उसमें 0.8 का गुणा होगा वज्र गुणा करने पर। एक सवाल और है, एक मिश्र धातु का हवा में भार 150 ग्राम, जल में भार 125 ग्राम है। तो उस मिश्र धातु का हमें आयतन और आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है।
तो आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार मिश्र धातु का आपेक्षिक घनत्व, जल का आपेक्षिक घनत्व, मिश्र धातु का हवा में भार और ऑब्लिक हवा में भार माइनस मिश्र धातु का जल में भार, तो आपेक्षिक घनत्व जल का आपेक्षिक घनत्व 1 होता है। ठीक है, और ये 1 हो गया। हवा में भार 150 माइनस 125, 150 ऑब्लिक 25 और आपेक्षिक घनत्व 6 आ गया इसमें। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपेक्षिक घनत्व का एक सूत्र है, आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का आपेक्षिक घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का घनत्व। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का घनत्व, तो पानी का घनत्व 1 होता है। तो इस तरह से वस्तु का घनत्व भी यहाँ पर मिश्र धातु का जो घनत्व है वो 6 आ जाएगा, 6 × 1 6। तो आयतन निकालने के लिए V, और ये आयतन V बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा ये। तो द्रव्यमान बटे घनत्व, तो द्रव्यमान यहाँ पे दे रखा है 150 हवा में भार और घनत्व दे रखा है 6, तो ये 25 आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल का जो उत्तर है वो 25 तो cm³ आयतन आ गया और 6 है वो आपेक्षिक घनत्व आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हमने किए। अब हम कुछ पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व लिखेंगे। अब हम कुछ ठोस और उनका लिक्विड वगैरह जो उनका घनत्व लिखेंगे। एल्यूमिनियम का घनत्व है 2.71 ग्राम पर cm³। तांबे का है 8.93, सोने का है 19.32, चांदी का है 10.49, हीरे का है 3.52, बर्फ का है 0.92, लोहा का है 7.85, पारा का है 13.59, पेट्रोल का है 0.71, डीजल का है 0.83, केरोसिन का है 0.86, जल का है 1, एयर हवा का है 0.0013 और ऑक्सीजन का है 1.43। ऑक्सीजन का है 1.43। तो ये सारणी से के अनुसार है, ये घनत्व है ग्राम पर cm³ और इसके अंदर आपेक्षिक घनत्व जो तुलना होती है जल के साथ, तो लगभग आपेक्षिक घनत्व भी इतना ही रहता है, जल के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। तो ये हमने इस कई पॉइंटों को लेके इस चैप्टर को किया है। सबको पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।